इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर भाग 7। इसमें हम बम्बई में भवन निर्माण के कार्य को पढ़ेंगे। अभी तक हम कलकत्ता के बारे में पढ़ लिए, मद्रास के बारे में पढ़ लिए। अब जानते हैं बम्बई, जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं, सपनों की नगरी, नेकलेस पॉइंट, डायमंड पॉइंट, बहुत सारा वहाँ पर नाम चलता है। तो यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक ही तरीका था, नगर नियोजन था, वो दूसरा काम नहीं। तो इस शाही दृष्टि को देखना है, साकार करना है, 100% सामने प्रस्तुत करना है, तो हमें क्या चाहिए? नगर को बनाना, नगर को बसाना, एकदम सुंदर शहर बसाना यहाँ पर। तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोती टांग दिए जाएं, मतलब बड़े बड़े इमारत बनवा दिए जाएं यहाँ पर, ये कोई बराबरी ना कर सके इस शहर का। तो ये सब नियम थे, कारण थे, जिसके वजह से सब नए नए चेंजिंग होते गए थे। तो शहरों में बनने वाली इमारतें, जितनी भी इमारत बनी थी, तो शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्था जहाँ पर पढ़ाया जा सके, धार्मिक इमारतें और समरकीय मीनार इसके बारे में बताते हैं, और व्यवसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और पुल, कुछ भी यहाँ पर हो सकता था, कुछ भी बनाया जा सकता था। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कोई भी शहर बनता है तो चारों तरफ से घेराबंदी होता है, तो उसको किलेबंदी बोलते हैं। अगर किलेबंदी बने तो कोई चलाएगा, सरकारी दफ्तर हो गया। सरकारी दफ्तर में जो आदमी काम करेगा पढ़ लिख कर जाएगा, तो उसके लिए शैक्षणिक संस्थान चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। उसके बाद आता है धर्म को लोग मानते हैं, तो मुसलमानों के लिए अलग धर्म, हिंदुओं के लिए अलग धर्म, सिखों के लिए अलग धर्म, और ईसा जो आए थे बाहर से, वेस्ट इंडीज नहीं, ईस्ट इंडिया के लोग, तो वो लोग भी किसी न किसी को तो मानते थे ना, तो वो लोग भी अपना चर्च बनवा दिए वहाँ पे। उसके बाद से स्मारकीय मीनार, याद के तौर पर मीनार लोग लंबे लंबे बनवाते थे। मीनार का दो काम होता था, ऊपर जो खड़ा रहेगा पूरा खबर रखेगा और देखेगा चारों तरफ से क्या क्या हो रहा है। तो और दूसरा था कि उतना बड़ा बनवाने का साफ मतलब था कि अपने आप को दिखा रहे कि हम इतना शक्तिशाली हैं। उसके व्यावसायिक डिपो, व्यापारिक डिपो मतलब गोदाम, अनेकों प्रकार के अलग अलग सब गोदामें बनवाई जाती थी। उसके बाद यहाँ तक कि गोदियाँ भी बनवाई गई वहाँ पे, जहाँ से आपको कुछ भी उतारना हो, चढ़ाना हो, आसानी हो सके। फिर पुल का निर्माण करवाया गया, और कुछ भी हो सकता है जो आवश्यकता के अनुसार हमें चाहिए, सड़क, नाला, पानी, ईंटा, पत्थर, जो चाहिए सब वहाँ पर मिलते थे। बुनियादी तौर पर हम देखेंगे तो ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, जिसमें जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरत हो, सुरक्षा हो, प्रशासन हो, व्यापार हो, खाना पीना रहना, सब चीज़ का प्राथमिक आवश्यकता ये होती है, तो इसको पूरा करने का काम वहाँ पर था। लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थी, जो भी बना साधारण इमारत नहीं थी। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक भव्यता जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी, क्योंकि इसलिए उसको बनवाया गया था। आइए देखें कि बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में इस सोच को अमली जामा किस तरीके से पहनाया गया। तो जो ये सब करने का सोच था, विचार था, तो ये सब करने के लिए कैसे कैसे कार्य किए गए, क्या क्या किया गया पूरा करने के लिए, उसके बारे में। तो शुरुआत में ही हम देखेंगे, मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। मुंबई का आप इलाका देखोगे तो 7 टापू का इलाका था, जहाँ से सब अलग अलग थे। बाद में उनको पुल के रास्ते से अनेकों प्रकार के रोड बना कर उसको जोड़ दिए गए। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं कि खींच कर उसको ला दिया गया, पुल बनाकर जोड़ दिया गया, नाव से जोड़ दिया गया कि एक जगह से दूसरे जगह सामान आ जा सके, ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। और लोग मिट्टी भी भर देते थे वहाँ पे, बड़े बड़े पहाड़ काट कर वहाँ से मिट्टी लाया जाता था, और टापू को धीरे धीरे भरते भरते पूरा समुद्र को भर दिया गया। तो अब तो जगह हमें बहुत बढ़िया मिल चुका था। 3 टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिए गए ताकि ज़्यादा जगह वहाँ पर हमें मिल सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया, जिसको हम
बम्बई के नाम से जाने। तो और बम्बई का इलाका औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पहले के ज़माने में व्यापारिक राजधानी के रूप में बम्बई का नाम लिया जाता था। आज बम्बई से मुंबई हो गया है, लेकिन बहुत सारे हेडक्वार्टर वहाँ पर आज भी हैं। पश्चिमी तट की बात किया जाए तो उस पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था। आधा, समझ लो कि 50% व्यापार बम्बई से होता था। आज हर जगह से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। अफीम एक नशीला पदार्थ होता है जो लोग खाते थे। जिस तरह हम चटनी चाट लेते हैं उसी तरह अफीम को चाटा जाता था, और इतना खतरनाक नशा होता था, आप जानो नहीं, आपके लिए नहीं है ये सब। इतना जानो कि अफीम खूब बढ़िया से वहाँ से बेचे जाते थे। सबसे ज़्यादा अफीम ही जाता था, क्योंकि यही उस समय की डिमांड थी, दूसरा तो था नहीं। तो डिमांड था तो चलवे करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। तो भारत में अफीम लगाया जाता था और चीनी लोग अफीम खरीद लेते थे। सबसे बड़का गजेरी वही सब था सब, क्योंकि सब तुर्किस्तान का लोग थे वहाँ पे, और बाद में चीनी सब अपने कल्चर में ढल गए। तो ये सब क्या थे, एक नंबर एक गजेरी थे। आज भी आप चीन वालों को देख लोगे वो, लेकिन मार्शल आर्ट से लेकर कराटा, टेक्वांडो, नेचुरल फेनोमेना में जितना भी आपका आ जाएगा ना, क्या चीज, एक्सरसाइज से लेकर कुछ भी वो खूब करते हैं। उनका स्कूल लेवल से ही करवाया जाता है। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे, और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी। अब बिचौलिए व्यापारी क्या किए, वहां से मालवा गए, मालवा से राजस्थान, और राजस्थान सिंध, ये चारों तरफ से अफीम बोते थे और वहां से लेकर मुंबई तक पहुंचा देते थे। हमारे भी गांव में अफीम बोए जाते थे, खैनी बोया जाता था, बड़े पैमाने पर खेती होता था। नील का भी खेती हुआ है मेरे गांव में। हम लोग करीबन छोटे छोटे थे तो ऐसा देखने को मिलता था। ऐसे अंग्रेज का शासन तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज़ादी खत्म हुए 50 से 60 साल हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमारे गांव में खैनी का खेती होता ही था। लगते थे, लोग बोते थे, चलता था। लेकिन बाद में सरकार टाइट हो गई, सरकार का रूल्स जो एकदम टाइट कर दिया गया, जिसके वजह से ये सब खेती बंद हो गए। अच्छा था एक तरीके से बंद हो गए। तो इतना गंदा गंदा जगह पर उसको रखा जाता था। हमने देखा है ना, जहां पर गांव में तो पहले बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करता था, तो जहां पर लोग बाथरूम करते तो वहीं पर खैनी को सरिया कर लोग रखता था। और जिस जगह पे लोगों को गाड़ दिया जाता था, मरने के बाद दफनाया जाता है ना, तो वैसे जगह पे उसको सुखाए जाते थे, और सुखाने के बाद फिर उसको रात को समेटेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर समेटेंगे। ये रोज का नियम था। आज देखते हैं कि उसी चीज को लोग चाव से खाते हैं। ऐसे भारत में देखने को मिल जाता है। और हम लोग यूपी बिहार के हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक ले रोज दिख जाएगा। तो इसको बात छोड़ो, गंदी आदत है। तो यहाँ पर हर किसी को जुड़ने की मदद मिल गई, और इनके वजह से, बिचौलिए की वजह से, व्यापारियों की वजह से अब मुंबई जो था बाकी इलाकों से भी जुड़ गया था। ठीक है। तो कंपनी के साथ यह गठजोड़, मतलब ये मिलन जो था इन लोगों का व्यापारिक मिलन, तो गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था, क्योंकि कंपनी के साथ काम करते थे तो इनका फायदा हो जाता था, मुनाफा होता था। और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। जो अमीर थे अमीर हो गए, गरीब तो भैया वही हाल है उसका। तो बंबई के पूंजीपति वर्ग में फारसी लोग थे, मारवाड़ी लोग थे, कोंकणी लोग थे, मुसलमान, गुजराती, बनिए और बेहरा, यहूदी, आर्मीनियाई, विभिन्न समुदाय के लोग शामिल थे जो सबसे अमीर थे। आज समझ लो पारसी, किसी पारसी का घर कमजोर नहीं है। मारवाड़ी के घर पे चले जाओगे, आज गुजरात में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, देख लो वहां का डेवलपमेंट। आप कोकेन चले जाओ, कोकेन समुदाय के लोगों में, वहां पर भी देख सकते हो। और जो पहले के बड़े बड़े मुसलमान समुदाय के रहा करते थे, वो भी आज भी अमीर हैं, हर जगह पर राजनीतिक पार्टी में मिल चुके हैं।
गुजराती बनिए, गुजरात में जो बनिए हैं वो भी व्यापार, वो तो पैदाइशी व्यापारी होते हैं। बेहरा समुदाय भी बहुत अमीर होता है, अभी भी थोड़े मोरे ही कमजोर श्रेणी के हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। यहूदियों की तो बात छोड़ो, सबको भगा दिया हम लोग, आर्मेनियाई को भी भगा दिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, भारत में है। और बाकी समुदाय के भी लोग हैं जिसको हम लोग आम भाषा में राजपूत बोलते हैं, अहिर बोलते हैं। और आपका और भी नीचे चले आओगे तो उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब ठीक है। लेकिन अब 2024 समझ लो कि 24 साल में 2000 से लेकर 2024 तक बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ा, लोगों को टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेशन मिला, इसलिए लोग आगे बढ़े। माँ बाप आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि बाल बच्चे को आगे बढ़ाए, तो बाल बच्चे को उन्होंने आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, तो आज देखो धीरे धीरे हम लोग कितने आसानी से ढल चुके हैं हर चीज में। मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल 2000 के करीब में, आज से 24 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्क्रीन टच मोबाइल भी कभी हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो कंप्यूटर हम टीवी टेबल पर रखकर चलाते हैं उसको एक दिन हम हाथ में रखकर चलाएंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि उतना बड़ा बड़ा चार्जर होता था, उस चार्जर को हम छोटा कर देंगे, जिसको हम एडेप्टर बोलते हैं। लेकिन एक चीज नहीं बदला, पहले की भी घड़ी उतना ही बड़ा होता था, आज का भी घड़ी उतना ही बड़ा होता है। पहले मशीनें नहीं थी फिर भी घड़ी उतना ही बड़ा था, आज मशीनें हैं फिर भी उतना ही बड़ा घड़ी है। तो घड़ी नहीं बदला है, लेकिन लोग घड़ी से बदल गए हैं। पहले लोग घड़ी पहना करते थे, आज घड़ी छोड़कर मोबाइल पहना करते हैं। लेटेस्ट वॉच, क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट वॉच, आप भी होंगे। तो भारतीय व्यापारी और बिचौलियों का तो बात यहाँ पर खत्म हो गया, इनके वजह से क्या क्या हुआ। लेकिन आज भी जो पहले अमीर थे वही आज भी अमीर हैं, और जो गरीब थे वो धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, नहीं तो नहीं, वही खस्ता हाल है उनका। जैसे कि हम बात करेंगे तो आपने पीछे पढ़ा है अध्याय 10 में, अध्याय 10 मतलब उपनिवेशवाद और देहात, उसमें हमने पढ़ा कि जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ, कब 1861 में पहला बार अमेरिका में गृह युद्ध जब चालू हुआ, तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई थी। इसके बाद भारतीय कपास की मांग पैदा हो गई कि भारत एक ऐसा देश है जो हमें कपास दे सकता है, इसलिए यहाँ पर खूब मेहनत किया गया, जिसकी खेती मुख्य रूप से ढक्कन में की जाती थी, मतलब तेलंगाना के इलाके में की जाती थी बहुत ज्यादा। तेलंगाना, थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलाका में बढ़िया से वहां पर क्या बोए जाते थे, कपास बोए जाते थे, बहुत बढ़िया खेती होता था। भारतीय व्यापारी और बिचौलियों के लिए, भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था, खूब पैसा कमाने का। तो 1869 में स्वेज नहर, कब, कौन सा नहर, स्वेज नहर, तो स्वेज नहर को खोला गया, स्वेज नहर बनाया गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंध और मजबूत हो गए। तो स्वेज नहर बन गया, जिसके वजह से आने जाने में जो पूरा घूम कर आते थे उसको अब घूम कर नहीं आना पड़ता है, तुरंत काम चल जाता है। तो जब सब व्यापार चालू हो चुका था, लोग व्यापार करना चालू कर दिए थे स्वेज नहर के वजह से, तो बंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने, बंबई सरकार उस समय अंग्रेज थे, और भारत के व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंबई को उर्स प्राइमा इन इंडिया, यानी भारत का सरताज, भारत का ताज के रूप में उसको घोषित कर दिया। इसीलिए आपको याद होगा ताज होटल, ताज पैलेस, ये सब बनाए गए वहां पे, ताज करके बहुत सारे नाम रखकर वहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई। ताजमहल का नाम भी आपको पता होगा, लेकिन वो इससे पहले बना था। लेकिन सरताज बनने के बाद ही वहां पर ताज होटल की स्थापना किया गया, ताज होटल बना। और जब रानी आ रही थी तो उनके लिए गेट भी बना, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। और बहुत सारे बिल्डिंग है, पेट्रोल पंप है, जो वहां पर ताज के नाम से जाना जाता है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, कब, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, खत्म होने तक बंबई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा चुके थे, एकदम पूरा पैसा झोंक दिए थे कि अब तो मुनाफा होगा।
और निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफी दखल रहता था कि निर्माण होगा, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या रॉ मटेरियल लग रहे हैं, इन सब के बारे में वो लोग हमेशा मालूम करके रखते थे। जैसे जैसे बंबई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाज रानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी थी। मुंबई फैला, मुंबई का अर्थव्यवस्था फैली, उसके बाद से ये लोग रेलवे का जाल बिछाए, जहाज रानी मतलब जहाज और ज्यादा बनने लगे थे, वहां पे लकड़ी का जहाज बनता था उस समय, जहाज और ज्यादा बनने लगे, विस्तार हुआ, प्रशासन में भी विस्तार हुआ, लोगों को भर्ती किया गया, फौज बढ़ाया गया, क्योंकि जरूरत थी ना लॉ एंड ऑर्डर्स को संभालने के लिए। तो समय की बात हम करेंगे तो उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई थी और इन इमारतों में शासकों की संस्कृति, जो भी शासक थे उनकी संस्कृति उसमें झलकती थी, उनका आत्मविश्वास झलकता था और इनकी स्थापत्य और वस्तु शैली जो थी यूरोपीय शैली पर आधारित थी, क्योंकि यूरोपीय लोग बनवाएंगे तो यूरोपीय शैली में ही बनवाएंगे। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरीके से दिखाई देती थी। पहली बात तो यह है कि इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह जो थी ना प्रतिबिंबित होती थी। मतलब यहाँ पर रहने के बाद भी वो लोग चाहते थे कि घर जैसा फीलिंग हो, मालूम चले कि हम अपने यूरोप में हैं, तो उस तरीके का यहाँ पर हर चीज डेवलप किया गया था। और उनका बिल्डिंग देखने के बाद ही हमें ये सब समझ में आता है। तो दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होता है, चाहे प्रतीक होगी, इसलिए वो लोग बनवाते थे। और तीसरा क्या है कि वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतें जो यूरोपीय ढंग से दिख रही है उससे औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। जो भी फर्क हो साफ साफ दिखेगा कि ये फर्क यहाँ पर है, हिंदुस्तानी ऐसे हैं, हम यूरोपीय ऐसे हैं। तो ये फर्क दिखाने के लिए ही इन लोगों ने ऐसे ऐसे बदलाव किए थे। नीचे तस्वीर देखिए आप, तो बंबई का एक बंगला 19वीं सदी का है। देखो किस तरह बंगला बनाया गया है, शायद खपराउल का ही दिख रहा है मेरे को, तो उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, पूरा चारों तरफ से खपराउल ही खपराउल है, ऊपर चिड़िया वगैरह सब कूद रही हैं, उड़ रही हैं। शुरुआत की बात कर लेंगे तो शुरुआत में इमारतें जितने भी थे परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब से दिखाई देती थी। जिस तरह भारत के लोग बनाते थे वैसा नहीं था, थोड़ा अजीब था। लेकिन बात कर लेंगे तो धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए थे। भारत वाले भी अब यूरोपीय शैली को अपना लिए, उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया था, अंग्रेज भी कुछ भारत के शैलियों को अपनाए। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जाता था जिन्हें बंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनवाया जाता था, जो खपराउल का हुआ करता था, क्योंकि बनवाने के बाद नीचे ठंडक रहती है। खपराउल का घर में आप जब जाओगे तो उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा जितना आपको छत वाले घर में लगेगा। और बहुत ऊंचा ऊंचा भी खपराउल बनता था ना, ऊपर से ढलाव बनता था, तो एकदम अजीब सा थोड़ा फीलिंग भी आता था उससे। और इनके लिए अंग्रेजी का जो बंगलो था शब्द, तो बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकलता है। बंगलो बंगाल से ही उन लोगों को मिला है। समझो कि उन लोग बंगलो बोलते हैं मतलब बंगाल, तो बंगाल से ये लोग बंगलो बनवा लिए, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। तो फूस की मतलब खरपतवार खपराउल का जो बनता था उसको हम लोग बंगला बोलते थे। बंगला क्या बोलते थे? बंगला। और वो लोग बंगलो कर दिए। तो बात वही है, आज हम जो पहले हम लोग झोपड़पट्टी का इस्तेमाल करते थे, आज वही झोपड़पट्टी का इस्तेमाल वो करते हैं उसी नाम को लेकर। लेकिन जो भी है सब अच्छा है, क्योंकि बदलाव होने चाहिए। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बनाए जाते थे, क्योंकि भैया उसमें ज्यादा लोग रहते थे। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके
और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था, साफ साफ दिखता था। परंपरागत रूप से देखेंगे तो ढलवा छत मतलब ढुलाव वाला छत, तो ढलवा छत और चारों तरफ बरामदा बंगले को ठंडा करता था। तो चारों तरफ बरामदा बनाते थे कि भैया हवा पास हो जाए, खिड़की वगैरह सब हो, कि हवा पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज ठंडा रहेगा। तो बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए, बंगले के परिसर मतलब क्या, साइड वगैरह में कहीं भी नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे, मतलब रूम बनवाए जाते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले, सिविल लाइन में जब ये जो बंगले बने थे तो बंगले एक खालिस नस्ली क्या होता है, तो खालिस नस्ली गढ़ बन गए थे। एक तरीके से नस्ली गढ़ के रूप में इसको देखा जा सकता है कि बंगले एक ऐसे लोग ही बनवा सकते थे जो अमीर थे, तो उस तरीके से इसको गढ़ दिया गया, बनवा दिया गया। जिनमें ये सामने तस्वीर देख सकते हो, तो बंबई का टाउन हॉल है, ये क्या है, टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी फॉर बॉम्बे का दफ्तर है। आपको याद होगा, अब बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे तो ऐसा ही सीढ़ी है, चाहे न्यायालय जा रहा है फिल्म में, चाहे कोई ऑफिस जा रहा है, सीएम निवास जा रहा है, तो ऐसा ही सीढ़ी चढ़ कर इसी बिल्डिंग में जाते हैं। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, उसको फिल्मी दुनिया के लिए भी कुछ खाली करके रखा गया है। शासक वर्ग की हम बात कर लेंगे तो देखो, सब चीज बढ़ने की वजह से जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंध के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे, कि भैया अपने ऊपर निर्भर हैं। सार्वजनिक रूप से देखेंगे तो सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता था। 2 शैलियां उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थी, मतलब प्रचलित थी, जो 2 वो पहले आई थी, और उनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या निकोला सिक्ल शैली कहा जाता है। एक का नाम था नवशास्त्रीय और दूसरे का नाम था निकोला सिक्कल, तो निकोला सिक्कल शैली भी कहा जाता है। बड़े बड़े खंभों के पीछे रेखा गणित संरचना का निर्माण इस शैली की विशेषता थी, जो सामने आप तस्वीर में देख लो, बड़े बड़े खंभे, उसके पीछे सब भवन मतलब रूम कक्ष वगैरह बनवाया गया है। यह शैली जो थी मूल रूप से प्राचीन रोमन की भवन निर्माण शैली से निकली थी। पहले का लोग ऐसे ही बनवाते होंगे, रोमन लोग बनवाते थे, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया था। फिर से उसको जीवित किया गया और फिर से उसको संशोधित करके कुछ नए तरीके से उसको बनवाना चालू कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश समाज के लिए, किसके लिए, भारत में ब्रिटिश समाज के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। किसको अनुकूल माना जाता था, इस चीज को, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर पर अनुकूल, उतना अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था, अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती है, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि हमारे राजे महाराजे का जितना भी बिल्डिंग हुआ करता था, इससे भी भव्य हुआ करता था। इतना सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनवाते थे राजा महाराजा लोग, जिसकी कल्पना भी अंग्रेज नहीं कर सकते थे। इस स्थापत्य शैली के भूसागरीय उद्गम, समझना, ये जो स्थापत्य शैली थी, इसके भूमध्य सागरीय उद्गम जो था, शुरुआती जो था, उसके कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना जाता था। तो ये ऐसा बनाते थे कि गर्मी के समय में, बरसात के समय में ऐसा लगे कि इसमें गर्मी ना लगे, थोड़ा सा पंखा चालू कर दो तो एकदम बढ़िया से ऐसो आराम से लोग जिंदगी जी सकते थे। 1833 में बंबई का टाउन हॉल, 1833 में बंबई का टाउन हॉल चित्रित 12.16 जो हम सामने देख रहे हैं, इसी शैली के अनुसार बनवाया गया था कि उष्णकटिबंधीय गर्मी और बरसात के मौसम में हमें यहाँ पर गर्मी ना लगेगी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया था। आज अंदर जाओगे ना, पूरा एसी कर दिया गया इसको। आज मुंबई का ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें एसी नहीं लगा हो। एसी नहीं हो तो पंखा नहीं लगा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की
तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंटन सर्कल क्या होता है, पूरा चारों तरफ से घेर कर, तो एलिफेंटन सर्कल कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था आप उसको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन को फिर से पढ़ो कि उस समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारत के समूह को एलिफेंटन सर्कल कहा जाता था, क्योंकि वो चारों तरफ से घेर दिए जाते थे ना। घेरने के बाद अंदर से कुछ ऐसे बनाए जाते थे कि गोलाकार लगे। बाद में इसका नाम बदलकर हार्निमान सर्कल रख दिया गया। अब क्यों रखा गया? यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर रखा गया था। एक अंग्रेज संपादक था तो उसी के नाम पर यह सब रखा गया था। ये जितने भी इमारत थी तो ये इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। सब इटली के जैसे ही बनवाया गया था। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ, पहली मंजिल पर ढके चारों तरफ से बॉर्डर लाइनिंग बनवाए जाते थे, जिसको इंग्लिश में आर्केड बोलते हैं। तो उनकी रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल की जाती थी और दुकानदारों और पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफी उपयोगी था। क्योंकि देख लो ये सब कितना बढ़िया से था, चारों तरफ चलने वलने का, ये सब यहाँ पर लोग चल सकते थे। तो ऐसे ये लोग बनवाते थे जिसके वजह से आसानी हो जाता। देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग बन गया, तोरण निकल गया, छाजा निकल गया, तो इधर जब धूप रहेगा पीछे तो सामने छांव रहेगा, तो लोगों को चलने में आसानी हो जाएगी। तो ये सोचकर ही ये लोग बनवाते थे ऐसा कि भैया सबको सहूलियत हो। तो समझो कि ये तस्वीर करीबन 100 साल पुराना है, लेकिन फिर भी वहां पर लाइट लगा हुआ है। चित्र 12.25 में देखेंगे कि एलिफेंटन सर्कल देखो किस तरह ये गोल बनवाया गया है। गोल है ना, ये पूरा चारों तरफ से गोल करते 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 सामने से लियाकर घेर दिया गया होगा। तो ऐसे ही घर बनवाए जाते हैं सर्कल के रूप में, और ऐसे ही चारों तरफ से सर्कल ये सामने दुआरी जैसा जो दिख रहा है इसे बनवा दिए जाते थे हवा पास करने के लिए। यहाँ आप ग्रेको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों और मेहराबों को देख सकते हैं। जो सामने इधर ग्रेको रोमन के स्थापत्य शैली हमें सामने देखने को मिल रही है। आगे हम देखेंगे तो एक और शैली जिसका काफी इस्तेमाल किया गया वह नवगार्थिक शैली थी। क्या थी? नवगार्थिक शैली थी। अब इसके आगे भी चलते, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा चला गया है, आपको भी बोरिंग फील होगा, इसलिए मिलते हैं फिर अगले भाग में। ठीक है? आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, नया बुक चाहिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको भी आप पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।